नमस्कार। आज आपका नया यूनिट चैप्टर है समायोजन प्रविष्टियाँ यानी एडजस्टमेंट एंट्रीज। जैसा कि जो अकाउंटेंसी के परिचय में पढ़ चुके हैं कि जो लेखांकन सिद्धांत परंपराएं होती है उनमें एक से एक परंपरा है मिलान परंपरा या मिलान सिद्धांत कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग। तो उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि जो संबंधित आपका वित्तीय वर्ष है उससे संबंधित ही आय व्यय होने चाहिए। जैसे मान मान के चलो आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 है, तो 2024-25 से संबंधित जितने भी आय व्यय खर्चे हैं, रेवेन्यू है, उनका मिलान उसी अवधि के खर्चों से तथा आयों से होना चाहिए। यही मिलान की अवधारणा कहलाती है। तो इस संबंध में होता क्या है कि व्यापारी द्वारा जो वर्ष में समायोजन किए जाते हैं एक्चुअल लाभ हानि याद करने हेतु, सही वित्तीय आर्थिक स्थिति याद करने हेतु क्यों किए जाते हैं, अब इनको देखते हैं। समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और समायोजन प्रविष्टियां क्यों की जाती है, देखते हैं। समायोजन प्रविष्टियों से आज से प्रत्येक लेखा अवधि के अंत में की जाने वाली उन एंट्रियों से हैं जो किसी व्यावसायिक संस्था के व्यापार एवं लाभ हानि खाते से सही लाभ या हानि तथा चिट्ठे से सही आर्थिक स्थिति प्रकट करने हेतु लेखांकन परंपराओं एवं अवधारणाओं का पालन करते हुए याद समायोजनों के लिए की जाती है। इसमें अभी बात कर चुके हैं कि जो एडजस्टमेंट किया जाता है, जो संबंधित वित्तीय वर्ष होता है उसका सही प्रॉपर लाभ हानि याद करने हेतु एवं चिट्ठे की आर्थिक स्थिति याद करने हेतु लेखांकन परंपराओं तथा अवधारणाओं का पालन करने हेतु समायोजन किए जाते हैं। अब समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है वो देखते हैं। यानी फर्स्ट तो है आपका भूल चूक से दर्ज न किए गए व्यवहारों को दर्ज करना। माना कि आपने फाइनल अकाउंट्स तैयार नहीं किए गए हैं, ठीक है। अब वर्ष के अंत में आपको पता चल जाता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन ओमिशन से रह गया है, भूल से रह गया है, तो भूल चूक से दर्ज न किए गए व्यवहारों को दर्ज करते हैं। जो भूल से जो भी एंट्री रह गई है उसको दर्ज करेंगे। इस कारण से समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। एक है एक पक्ष को ही एक दर्ज करने पर सुधारात्मक कार्रवाई। कई बार क्या होता है कि जो जनरल प्रविष्टि की जाती है, खाता एवं खतौनी की जाती है, तो उस समय एक पक्ष की ही एंट्री होती है, तो इस संबंध में मिलान नहीं हो पाता है, खाता प्रॉपर शेष नहीं दिखा पाता है, यानी गलत व्यवहारिक रूप से एंट्री होती है, लेखांकन परंपराओं अवधारणाओं का पालन नहीं होता है। तो इस संबंध में जो एक पक्ष में एंट्री हुई है उसको सुधारात्मक करने हेतु डबल एंट्री सिस्टम दोनों पक्षों में सही पक्ष में एंट्री की जाती है। उपार्जित किंतु अप्राप्त आयों को पुस्तकों में दर्ज करना, यानी ऐसी आय जो आपको उपार्जित है किंतु अप्राप्त है, तो उनको, क्योंकि मान के चलो आपकी कोई आय है, आपने आय कमा ली लेकिन आपको अभी तक वो प्राप्त नहीं हुई है, उसको एक्रूड इनकम कहते हैं। जबकि अनअर्न्ड इनकम इसका विपरीत होता है। तो उपार्जित आय आपने कमा ली लेकिन अभी आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो उस संबंध में मिलान अवधारणा के अनुसार ये देखा जाता है, मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो संबंधित वित्तीय वर्ष के जितने भी आय है, आपके एक्सपेंसेज है, उनका मिलान उसी वित्तीय वर्ष से होना चाहिए। तो इसमें आपको समायोजन करना पड़ेगा कि आपने जो आय तो कमा ली लेकिन अभी आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो उस संबंध में आपको पुस्तकों में दर्ज करना पड़ेगा। उपार्जित तथा अद्यत व्ययों को पुस्तकों में दर्ज करना, यानी जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उनको पुस्तकों में दर्ज करेंगे। हालांकि आपने उसका भुगतान नहीं किया गया है, फिर भी आपको लायबिलिटीज के रूप में उनको दर्ज करना पड़ेगा बैलेंस शीट में। त्रुटियों के सुधार हेतु लेखांकन परंपराओं एवं आवश्यकताओं के पालन हेतु जो लेखांकन की परंपराएं हैं, कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है, कंसेप्ट है, उनके उनके पालन हेतु समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। और सही लाभ हानि याद करने हेतु समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये तो इसकी परिभाषा या मोटा मोटा इसकी रूपरेखा देख चुके हैं कि समायोजन होता क्या है, समायोजन क्यों करते हैं, ठीक है। अब समायोजन हेतु कौन सी मदें होती है जिनका समायोजन किया जाता है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी पूरी अकाउंटिंग का आपका निचोड़ है, ठीक है। जब तक आपको सहायक बहियां, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स में P&L है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, बैलेंस शीट है और जितने भी अकाउंट्स है, अगर आपको उन अकाउंट्स का कंप्लीट रूप से नियम पता नहीं है, किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है, तो इस संबंध में आप समायोजन नहीं कर सकते हैं। समायोजन करने से पहले आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसमें समायोजन कौन-कौन सी मदों का होता है, कौन-कौन सी महत्वपूर्ण मदें होती है, उनका समायोजन किया जाता है। देखिए, फर्स्ट तो है आपका अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक। अब इनमें यहाँ पे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि अंतिम स्टॉक क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। इस संबंध में लेखा शास्त्र के परिचय में संपूर्ण रूप से यानी पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। तो समायोजन के लिए जो आवश्यकताएं होती है, कौन-कौन सी मदों का समायोजन करते हैं, उनमें एक तो होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स है, डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के का मद है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, यानी ये जो इसका विपरीत होता है, देनदारों पर बट्टा आयोजन तो
व्यापार द्वारा किया जाता है, जबकि लेनदारों पे बट्टा आयोजन जो होता है वो संबंधित लेनदार होता है वो बट्टा देता है। प्रबंध के पारिश्रमिक या मैनेजरियल रेम्युनरेशन है, पसंद के पर माल भेजा, सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, एक्सीडेंटल लॉसेज है, कंटीजेंट लायबिलिटीज है, म्यूचुअल डेब्ट्स है, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर का है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, टैक्स डिडक्शन का है, प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान यानी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, संपत्ति का निजी उपयोग कर रहे हैं, पर्सनल यूज ऑफ एसेट्स बाय प्रोप्राइटर और अदर एडजस्टमेंट, यानी इसके अलावा अदर जो समायोजन होते हैं वे मदें इसमें शामिल होती है। यानी मुख्यतः जो ये 21 प्रकार की मदें हैं उनका समायोजन किया जाता है। यानी अंतिम स्टॉक का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, पूर्व व्यय है, उपार्जित आय है, अनुपार्जित आय है, पूंजी पर ब्याज है, ऋण पर ब्याज है आदि आप देख रहे हो। नेक्स्ट बात करें नोट देयर का इसमें, अंतिम खाते बनाते समय ऐसी मदें जिन्हें तलपट में शामिल किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ढंग से देखें इसको। यानी आप जब फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं तो ऐसी मदें जिन्हें तलपट में शामिल किया गया है उन्हें या तो केवल व्यापार खाता या केवल P&L अकाउंट है केवल बैलेंस शीट में दिखाएंगे। साथियों में विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर जब आप अंतिम खाते बना रहे हैं तो उस समय जो क्लोजिंग आपका जो जो भी मदद होती है उसको अगर आप तलपट में शामिल कर रहे हैं, किसमें शामिल कर रहे हैं, तलपट में शामिल कर रहे हैं, तो उस संबंध में आप उस मद को केवल या तो व्यापार खाते में या केवल P&L में या केवल बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे। ठीक है, अगर तलपट के बाहर दिखाए गए मदों को व्यापार खाता, P&L अकाउंट तो चिट्ठे में से किन्हीं दो में दर्शाया जाएगा। अगर कोई मद तलपट के बाहर दिखाई गई है तो उस संबंध में आप या तो व्यापार खाते में या P&L में या चिट्ठे में से किन्हीं दो मदों में आप उनको दर्शाते हैं। यानी या तो P&L में दर्शाएंगे या ट्रेडिंग में दर्शाएंगे या P&L या बैलेंस शीट या ट्रेडिंग या बैलेंस शीट दोनों में से किसी में दर्शा सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका नोट के बारे में। अब वन बाय वन बात करेंगे जो आपका जो 22 तरह के ट्रांजेक्शन है। ठीक है, 22 तरह के जो समायोजन है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक है, जो भी बात ऊपर कर चुके हैं। तो फर्स्ट बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, यानी जो माल वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ रह जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, और वही माल जो अगला वित्तीय वर्ष आता है उसके आरंभ में वही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, जैसा कि इस संबंध में आपको अच्छी तरह से विदित है या पता है। अब इसमें एक परंपरा है, रूढ़िवादिता की परंपरा अनुसार अपन पढ़ चुके हैं कि जो अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन हमेशा रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार लागत मूल्य या बाजार मूल्य में से दोनों में से जो भी मूल्य कम होता है उस पर किया जाता है, विच एवर इज लेस देन। यानी रूढ़िवादिता परंपरा के अनुसार लागत मूल्य बाजार मूल्य में से जो भी मूल्य कम होगा उस पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर तलपट के बाहर हो तो उसमें क्या एंट्री होगी ये आपको देखना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक तलपट के बाहर हो तो एंट्री करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अकाउंट। जैसा कि अभी फाइनल अकाउंट्स में पढ़ चुके थे कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में शामिल नहीं है तो उसको आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देंगे, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अगर तलपट में शामिल हो तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी आपकी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या हो जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या परचेज में ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें अदत्त व्यय की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए अदत्त व्यय क्या होते हैं, यानी ऐसे व्यय जिनका संबंध तो चालू लेखा अवधि से संबंधित है किंतु जिसका भुगतान अंतिम खाते बनाने की तिथि तक नहीं किया गया है। यानी आउटस्टैंडिंग ऐसे व्यय हैं जो संबंधित करंट ईयर से संबंधित है तथा उनका भुगतान जब आप फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं तब तक उनका भुगतान नहीं किया गया है, तो ये एक तरीके से व्यापार के लिए लायबिलिटीज होती है। अब इसमें दो विचारधाराएं प्रचलित होती है, यानी दो तरीके से इसकी लेखांकन प्रक्रिया या प्रविष्टि की जाती है। फर्स्ट तो आपके विपरीत प्रविष्टि के माध्यम से करेंगे और ये आपकी सेकंड है प्रत्यक्ष लेखांकन विधि और प्रत्यक्ष अकाउंटिंग मेथड के माध्यम से करेंगे। अब इसकी फर्स्ट वाली विधि की बात करें विपरीत प्रविष्टि की, तो एंट्री हो जाएगी आपकी आउटस्टैंडिंग ओब्लिक अकॉर्ड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। व्यय के भुगतान पर एंट्री करेंगे, जब आप व्यय के भुगतान कर देते हैं तो एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये तो हो गई आपकी विपरीत प्रविष्टि के माध्यम से। अब नेक्स्ट बात करें प्रत्यक्ष लेखांकन विधि के माध्यम से डायरेक्ट अकाउंटिंग मेथड। तो इसमें क्या कह रहा है, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं फिर एंट्री करेंगे। जब तक गत लेखा वर्ष से संबंधित बकाया व्ययों का भुगतान हो जाए अथवा उपार्जित व्यय अदत्त व्यय में परिवर्तित न हो जाए, यानी जो आपके उपार्जित व्यय हैं जो आउटस्टैंडिंग व्यय में परिवर्तित न हो जाए, तब तक इनके संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है। यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तथा इन व्ययों के शेष को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते रहेंगे, यानी जो शेष रहेगा उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते रहेंगे। और प्रत्यक्ष लेखांकन विधि में निम्नलिखित एंट्री की जाती है। फर्स्ट तो है अदत्त व्यय की राशि के भुगतान होने पर तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यानी कि
देने वाला है, कैश कैश व्यापार से जा रहा है तो कैश हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, चेक से कर बैंक या कैश जो भी स्थिति है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखिए, पिछली अवधि का उपार्जित व्यय एवं चालू वर्ष का व्यय दोनों साथ-साथ चुकाने पर, यानी जो पिछली अवधि का आपका उपार्जित व्यय है और चालू वर्ष का व्यय है, दोनों को अगर आप साथ-साथ चुकाते हैं तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी आपकी अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट यानी। नेक्स्ट है, पिछली अवधि का उपार्जित व्यय चालू वर्ष की अंतिम तिथि तक भी न चुकाए जाने से अदद व्यय में परिवर्तित होने पर, यानी जो आप पिछली अवधि का आपका जो अकाउंट एक्सपेंसेस है, अगर आप उसको करंट ईयर की अंतिम तिथि डेट तक भी आप उसको पे नहीं कर पाते हैं तो इस संबंध में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस व्यय में परिवर्तित होने की एंट्री हो जाएगी अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, अब इसमें एक विशेष टिप्पणी है, चालू वर्ष में यदि पिछली लेखा अवधि के बकाया या उपार्जित व्ययों का संपूर्ण भुगतान हो जाता है, यानी क्या कह रहा है कि चालू वर्ष में यदि पिछली लेखा अवधि के बकाया या उपार्जित व्ययों का संपूर्ण भुगतान हो जाता है तो संबंधित व्यय खाता में विपरीत प्रविष्टि विधि में भी सही स्थिति प्रकट कर देगा। किंतु चालू लेखा वर्ष में इनका भुगतान नहीं किया जाता हो तो विपरीत प्रविष्टि विधि में चालू वर्ष के अंत में चालू वर्ष के साथ साथ गत वर्ष से संबंधित बकाया या उपार्जित व्ययों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत पिछले वर्ष से संबंधित बकाया या उपार्जित व्ययों का खाता चालू वर्ष के दिन ही बंद कर दिया जाता है। इसमें यह कह रखा है कि अगर किन जो इसमें एक स्थिति बता रखी है कि चालू लेखा में भुगतान नहीं किया जाता है तो विपरीत प्रविष्टि विधि में चालू वर्ष के अंत में चालू वर्ष के साथ साथ गत वर्ष से संबंधित बकाया उपार्जित व्ययों का विशेष ध्यान रखा जाता है इस विधि के अंतर्गत, क्योंकि इस विधि में पिछले वर्ष से संबंधित जो बकाया खर्चे होते हैं, उपार्जित का आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उनका चालू वर्ष में जब के दिन ही उनको बंद करने का कार्य कर दिया जाता है। इस संबंध में प्रत्यक्ष लेखांकन विधि में ऐसी भूल नहीं होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत भुगतान होने पर ही खाते बंद होते हैं। जो आपकी डायरेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम वाली मेथड वाली विधि है, उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के पश्चात ही वो अकाउंट्स बंद किए जाते हैं, अन्यथा नहीं किए जाते हैं। तो तय ये जो आपकी प्रत्यक्ष लेखांकन विधि है, वो बहुत ही लाभदायक है। अब इसमें नेक्स्ट बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस वे होते हैं जिनका चालू वर्ष से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन वो एडवांस में ही नेक्स्ट ईयर का जो व्यय होता है वो चालू वर्ष में भी आपको आप द्वारा कर दिया जाता है। पूर्वदत्त व्यय यानी पूर्वदत्त व्यय का ऐसे वैसे हैं जिसका भुगतान अग्रिम रूप से चालू वर्ष में ही कर दिया गया है। अन्य शब्दों में ये व्यय आगामी लेखा अवधि से संबंधित होते हैं, यानी मान के चलो आपका ये व्यय 2025 का है, लेकिन आपने 23-24 में उसका भुगतान कर दिया, व्यय कर दिया, एडवांस में कर दिया, तो ये आपका करंट ईयर से संबंधित नहीं है, तो इन व्यय को आप मिलान अवधारणा के अकॉर्डिंग करंट ईयर वाले अकाउंट्स में शामिल नहीं करेंगे। किंतु इनका भुगतान चालू अवधि में कर दिया गया है, इन व्ययों का लाभ आगामी लेखा अवधि में मिलता है, अतः इनके समायोजन हेतु निम्नलिखित एंट्री करनी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो क्या क्या देखते हैं। यदि पूर्वदत्त व्यय प्रत्यक्ष व्यय से संबंधित है तो अब साथियों विशेष रूप से ध्यान रखें कि फाइनल अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं कि P&L में कौन सी मदें आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की आती है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मदें आती है, जो आपको मुंह जबानी याद रखनी है। अब इसमें क्या रखा है कि जो पूर्वोत्तर व्यय प्रत्यक्ष व्यय से संबंधित है अगर, तो निर्माण या व्यापार खाते, और यदि अप्रत्यक्ष व्यय से संबंधित है तो लाभ हानि खाते में नाम पक्ष में संबंधित व्यय में से पूर्वोत्तर व्यय की राशि घटाकर दिखाई जाएगी। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मद है तो निर्माण खाते या व्यापार खाते में जो मद है उसमें से पूर्वोत्तर व्यय की राशि को घटाएंगे खर्चों में से, और अगर आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाली मद है तो उसमें जो P&L अकाउंट है तो P&L अकाउंट के नाम पक्ष में संबंधित व्यय में से पूर्वोत्तर मद की माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रकृति का खाता होने के कारण पूर्वोत्तर व्यय के शेष को चिट्ठे के समते पक्ष में दिखाएंगे। साथियों ये भी ध्यान रखें कि जो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये एक तरीके से आपके व्यक्तिगत खाते होते हैं, ना कि नॉमिनल या वस्तुगत। तो विशेष ध्यान रखिए कि व्यक्तिगत खाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो इस संबंध में जो इसका शेष होता है उसको चिट्ठे के समते पक्ष में दिखाते हैं। यदि पूर्वदत्त व्यय की मद तलपट में दर्शाई गई है तो इसको अंतिम खातों में केवल चिट्ठे के समते पक्ष में दिखाएंगे, अन्य किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब साथियों ये आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी मद तलपट में दर्शाई गई है तो उसका समायोजन फिर बैलेंस शीट में ही किया जाता है, यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो अंतिम खातों में केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे और अन्य किसी प्रकार के एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट बात करें, यदि पूर्वोत्तर व्यय का गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर का कोई शेष हो, यानी जो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसका अगर उससे भी पहले वाले गत वर्ष का कोई शेष है तो लेखांकन निम्नानुसार किसी एक विधि के आधार पर इनका समायोजन किया जाएगा। पहला तो होगा आपका विपरीत प्रविष्टि के माध्यम से करेंगे,
इसमें एंट्री हो जाएगी आपकी गत वर्ष के पूर्वोक्त व्यय के शेष की संपूर्ण राशि चालू वर्ष के आरंभ में ही संबंधित व्यय में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिसके लिए निम्नलिखित एंट्री होती है। एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट। नेक्स्ट बात करें, यदि गत वर्ष के पूर्वोक्त व्यय में चालू वर्ष के अतिरिक्त आगामी लेखा अवधि से संबंधित व्यय भी शामिल हो तो इस स्थिति में चालू वर्ष में निम्नांकित प्रविष्टि की जाएगी। अगर इसमें ये कह रखा है कि गत वर्ष के पूर्वोक्त व्यय में चालू वर्ष के अतिरिक्त आगामी लेखा अवधि से संबंधित व्यय भी इंक्लूड है, तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्रत्यक्ष लेखांकन विधि की, ये तो बात कर चुके हैं। विपरीत प्रविष्टि विधि, इसमें दो विधियां काम में ली जाती है, एक तो विपरीत प्रविष्टि विधि, एक होती है प्रत्यक्ष लेखांकन विधि। अब सेकंड विधि से कैसे करेंगे, डायरेक्ट अकाउंटिंग मेथड से करेंगे। गत वर्ष के पूर्वोक्त व्ययों में से चालू वर्ष से संबंधित जितने भी व्ययों की राशि होती है चालू वर्ष के अंत में निम्नांकित प्रविष्टि की जाती है। एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट, यानी अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेज रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग पीरियड ट्रांसफर टू एक्सपेंस अकाउंट में हो जाएगा। उपरोक्त प्रविष्टि के कारण गत वर्ष के पूर्वोक्त व्ययों में से चालू वर्ष से संबंधित व्ययों की ही राशि कम होती है। आगामी लेखा अवधि से संबंधित कोई राशि गत वर्ष के पूर्वोक्त व्ययों में भी शामिल थी तो उसका शेष होते ही बचा रह जाता है। अब नेक्स्ट आपका उपार्जित आय, एक्रूड इनकम की बात करते हैं। देखिए आपका लिए इंपॉर्टेंट है एक्रूड इनकम, जैसा कि ऊपर बात कर चुके हैं फिर भी पुनः कर लेते हैं। वह आय जो चालू लेखा अवधि में कमा ली गई किंतु चिट्ठे की तिथि तक आपको प्राप्त नहीं हुई है, उपार्जित आय कहलाती है। मान के चलो आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 है। अब उसमें आपने कोई भी आय है व्यापारी द्वारा कमा ली गई है, 50,000 रुपये आय आपने कमा ली, ठीक है, लेकिन अंतिम तिथि तक आपको वो राशि प्राप्त नहीं हुई है। क्या वो नहीं हुई है, राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो इस संबंध में अंतिम खाते बनाएंगे तो समायोजन करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो समायोजन करेंगे तो उस संबंध में यह देखा जाता है कि मैचिंग एंड मिलान अवधारणा के अनुसार जो आपके वे हैं, खर्चे हैं, इनकम है या रेवेन्यू है, वो संबंधित वित्त वर्ष से संबंधित होनी चाहिए, चाहे वो आपको प्राप्त हुई हो या नहीं हो, चाहे एडवांस में प्राप्त हो जाए तो उसका समायोजन सिर्फ और सिर्फ उसी वित्तीय वर्ष की मद के अनुसार करना चाहिए। इस आय को कमाई हुई आय, अप्राप्त आय, अर्जित आय के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो ये एक्रूड इनकम है इसको अन्य नामों जैसे कमाई हुई आय, अप्राप्त आय, अर्जित आय के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उपार्जित कमीशन अंशों पर उपार्जित लाभांश, देखिए इसमें कौन कौन सी मदें होती है। यानी उपार्जित कमीशन है आपका, एक्रूड कमीशन है, अंशों पर उपार्जित लाभांश है, उपार्जित किराया है, प्रतिभूतियों पर उपार्जित ब्याज आदि ऐसी आय से संबंधित मदें होती है। कुछ विद्वान उपार्जित आय को उपार्जित आय तथा बकाया आय के रूप में वर्गीकृत क्लासिफाइड करने को उचित प्रॉपर्ली ठहराते हैं। उनके द्वारा उपार्जित आय वर्तमान लेखा अवधि से संबंधित है किंतु उसके प्राप्त होने की तिथि न देय हुई हो और न ही यह आय प्राप्त हुई है। बकाया आय से अभिप्राय उस आय से है जो वर्तमान लेखा अवधि से संबंधित है किंतु प्राप्त होने की तिथि तक बावजूद प्राप्त नहीं हुई है। ठीक, इस संबंध में ये एक उदाहरण से समझते हैं, जैसा कि ऊपर बात कर चुके हैं वही उदाहरण है। यानी दीपक ने एक कंपनी में 20,000 रुपए के ऋण पत्र 10% वार्षिक ब्याज दर पर खरीदे जिन पर 30 सितंबर तथा 31 मार्च को ब्याज मिलता है, ठीक है, यानी 30 सितंबर तथा 31 मार्च को। दीपक अपने खाते 31 दिसंबर को बंद करता है। यदि दीपक को 30 सितंबर को प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि कितना रुपया है, 1,000 रुपया 31 दिसंबर तक नहीं मिलती है तो यह ब्याज की राशि बकाया आय कहलाती है, जैसा कि एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। अब इस उदाहरण में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 3 माह का ब्याज 500 रुपये उपार्जित माना जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर को आप खाते बंद 31 दिसंबर को आप अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, ठीक है, और 30 सितंबर तक आपको ये राशि मिलनी चाहिए थी, 1,000 रुपये नहीं मिली है तो 500 रुपये आपकी 3 माह के ब्याज देखेंगे तो आपका जो 31 मार्च तक का 1,000 रुपया है तो इसमें 31 दिसंबर तक नहीं मिलती है तो 500 रुपया हो गया, 6 महीने में 3 महीना आधा हो जाएगा तो 500 रुपये उपार्जित आय मानी जाएगी। तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी आपकी उपार्जित तथा बकाया आय के समय निम्नांक के समायोजन एंट्री करेंगे एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, यानी इनकम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब लेखांकन है तो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं इसमें देखेंगे दो विधियों से इसका समायोजन किया जाता है, एक तो किया जाता है विपरीत प्रविष्टि के माध्यम से, एक होता है प्रत्यक्ष लेखांकन विधि के माध्यम से। यानी जो आपको ये 5-7 मदें शुरुआत की वो ही थोड़ी टिपिकल है, फिर आगे वाली जो मदें हैं उनमें ये लेखांकन प्रत्यक्ष लेखांकन विधियां नहीं अपनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है कि उपार्जित या बकाया आय को लाभानी खाते के जमा पक्ष से संबंधित आय में जोड़कर दिखाया जाता है। यानी जो आपकी बकाया आय है उसको लाभानी खाते के यानी कि सीआर पक्ष से संबंधित आय में जोड़कर दिखाया जाता है।
उपार्जित या बकाया आय खाते का शेष चिट्ठे के समृद्धि पक्ष में दिखाते हैं, जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपके अनड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को तलपट में दिखाया गया है तो नाम शेष दिखाने वाले इस व्यक्तिगत खाते को केवल चिट्ठे के समृद्धि पक्ष में दिखाएंगे, अन्य समायोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें तो चालू वर्ष में गत वर्ष से संबंधित उपार्जित या बकाया आय हेतु निम्नलिखित दो विधियों में से किसी एक आधार पर लेखांकन किया जाता है। एक तो होता है आपका विपरीत प्रविष्टि यानी रिवर्स एंट्री मेथड, एक होता है आपका डायरेक्ट अकाउंटिंग मेथड यानी प्रत्यक्ष लेखांकन विधि। अब बात करेंगे फर्स्ट विपरीत प्रविष्टि विधि की यानी रिवर्स एंट्री मेथड की करेंगे तो चालू वर्ष के प्रथम दिन में एंट्री हो जाएगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अकाउंट या आउटस्टैंडिंग इनकम यानी डिजोर एंट्री में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट बात करें चालू वर्ष में गत वर्ष की आय प्राप्त होने पर यानी कि अगर चालू वर्ष में गत वर्ष की आय प्राप्त हो जाती है तो एंट्री हो जाएगी कैश बैंक टू इनकम अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो गत वर्ष की उपार्जित या बकाया आय की संपूर्ण राशि या उसका कुछ हिस्सा चालू वर्ष के अंत तक भी प्राप्त न होने पर अंतर राशि होने से प्रविष्टि होगी आपकी अकाउंट या आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे आप इसमें अमाउंट ऑफ अकाउंट या आउटस्टैंडिंग इनकम रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर टेकन इनटू बुक्स में। ये तो हो गई आपकी प्रत्यक्ष विधि। अभी तो एंट्री समझ रहे साथियों, अभी तो ये आपका जो समायोजन वाला चैप्टर है इसमें दूसरा चैप्टर अलग आएगा, समायोजन सहित अंतिम खाते कैसे बनाते हैं। अभी तो ये थ्योरेटिकल रूप से समझते हैं कौन कौन सी मदें होती है, कैसे उनमें प्रावधान किया जाता है, कैसे एंट्री की जाती है और ये इनका मतलब या अर्थ क्या होता है। ठीक है, फिर इनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपका जो भी आपकी सस्पेंस है, क्यूरीज है, वो सब दूर हो जाएगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इनको सोल्व करेंगे तब आपका समस्या दूर होगा। अभी तो आपको थ्योरेटिकल रूप में पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें प्रत्यक्ष लेखांकन विधि की, डायरेक्ट अकाउंटिंग मेथड की, तो इसमें देखिए गत वर्ष से संबंधित जो उपार्जित या बकाया आय के चालू वर्ष में प्राप्त होने वाली एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंट आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करेंगे गत वर्ष की उपार्जित आय की प्राप्ति तिथि चालू वर्ष में देय हो गई किंतु चालू वर्ष के अंत तक भी राशि प्राप्त नहीं हुई हो, यानी जो आपकी गत वर्ष की उपार्जित आय की प्राप्ति तिथि है वो चालू वर्ष में दे तो हो गई, ड्यू हो गई, लेकिन चालू वर्ष के अंत तक भी अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है तो उस समय में एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू अकाउंट इनकम अकाउंट। नेक्स्ट बात करें गत वर्ष की बकाया आय चालू वर्ष में भी प्राप्त न होने पर, यानी गत वर्ष की बकाया आय अगर चालू वर्ष में प्राप्त नहीं होती तो उसमें कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ प्राप्त होने पर ही कैश बैंक किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता है। और नेक्स्ट है चालू वर्ष के चिट्ठे के समृद्धि पक्ष में दिखाएंगे, जो चालू वर्ष वाला आपका करंट ईयर का जो बैलेंस शीट है उसके समृद्धि पक्ष में राशि को दिखा देंगे। अब इसमें नेक्स्ट बात करें अनड इनकम की, यानी जो अभी तो ऊपर बात करे थे बकाया खर्चों की या उपार्जित आय की, यानी ठीक है अकाउंट इनकम की। अब बात करेंगे अनड इनकम। देखिए अनड इनकम इसका विपरीत होता है, इसका मतलब यह होता है कि जो आय आप द्वारा काम उस आप कोई भी आय है जो आप द्वारा बगैर कार्य किए हुई प्राप्त कर ली गई है या सादा रूप में कहें तो आपको अग्रिम रूप से प्राप्त हो जाती है, वो एक तरह से अनुपार्जित आय कहलाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई सेवा या सुविधा आगामी लेखा अवधि से जानी हो किंतु उसके संबंध में राशि चालू वर्ष में अग्रिम रूप से प्राप्त हो जाती है। अतः ऐसी आय जो चालू अवधि तक कमाई नहीं गई हो, यानी ऐसी आय जो आपने चालू वर्ष में कमाई नहीं है लेकिन आपको एडवांस रूप में प्राप्त हो गई, तो वो एक तरीके से अग्रिम रूप से प्राप्त हुई आय ही अनड इनकम या अनुपार्जित आय कहलाती है, जैसा कि उपार्जित आय का ये विपरीत होता है। उसमें तो आप कमा लेते लेकिन आपको प्राप्त नहीं होता, वो इसमें विपरीत होता है, आप कमाते नहीं हो लेकिन आपको एडवांस रूप में प्राप्त हो जाती है। तो भावी अवधि से संबंधित होने के कारण इस आय को चालू वर्ष की आय में शामिल नहीं करते हैं, जैसा कि मिलान अवधारणा के अनुसार। इस हेतु निम्नलिखित समायोजन एंट्री करेंगे तो इनकम अकाउंट डेबिट टू अनड इनकम अकाउंट हो जाएगा। अब इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से वो देखते हैं। अनुपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय चालू लेखा अवधि से संबंधित न होने के कारण लाभ हानि खाते के जमा पक्ष से संबंधित आय में से घटाई जाती है, यानी जो लाभ हानि से संबंधित जमा पक्ष है उसमें से घटाई जाती है क्योंकि चालू वर्ष से संबंधित नहीं है, आय प्राप्त हो गई। ठीक है, आपने पिंडल में इसकी एंट्री कर दी या ट्रेडिंग में एंट्री कर दी, तो जो एडवांस में राशि मिली है तो उसको आप जो संबंधित मद है उसमें से माइनस कर देंगे। अनुपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय को चिट्ठे के समृद्धि पक्ष में दर्शाते हैं, जो आपको अनड इनकम है या अग्रिम प्राप्त आय उसको चिट्ठे के समृद्धि पक्ष में दर्शाते हैं। अनुपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय यदि तलपट में दर्शाई गई है तो इसे केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। देखिए अगर इसको ट्रायल बैलेंस में शामिल किया गया है यानी अनड इनकम को या एडवांस इनकम को, तो इसको डायरेक्ट ही चिट्ठे के लायबिलिटीज पक्ष में दर्शाएंगे क्योंकि एक तरह से व्यापार के लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि आपको एडवांस में प्राप्त हो चुकी है और ये एक तरह से व्यक्तिगत खाता होता है, जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं कि जो आपका जो अनड इनकम है, अकाउंट है, कैपिटल है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड एक्सपेंस है, जो एक तरीके से व्यक्तिगत खाते होते हैं।
अन्य किसी समायोजन की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। चालू वर्ष के आरंभ में गत वर्ष की अनुपार्जित अग्रिम प्राप्त आय का जमा शेष होने पर, यानी इसमें एक कह रहा है कि आपके जो करंट ईयर के प्रारंभ में गत वर्ष की जो अनअर्न्ड इनकम है या अग्रिम प्राप्त आय है, उसका अगर कोई जमा शेष है तो निम्नलिखित दो विधियों में से एक विधि के आधार पर उसका समायोजन करेंगे। अगर शेष होने पर एक तो दो एंट्री होती है, इसमें दो प्रकार की विधियां होती है। एक तो होती है आपकी रिवर्स एंट्री मेथड और एक होती है तब आपकी डायरेक्ट अकाउंटिंग मेथड यानी प्रत्यक्ष लेखांकन विधि। तो इसमें फर्स्ट विधि की बात करें तो चालू वर्ष के फर्स्ट विधि आपकी विपरीत प्रविष्टि विधि है, यानी रिवर्स एंट्री मेथड है। तो चालू वर्ष के आरंभ में अनुपार्जित या अग्रिम प्राप्त आय की संपूर्ण राशि से विपरीत प्रविष्टि की एंट्री हो जाएगी। अनअर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो गत वर्ष की अनुपार्जित आय चालू लेखा अवधि से संबंधित न होकर आगामी लेखा अवधि से संबंधित हो अथवा उसका कुछ भाग चालू लेखा अवधि से एवं कुछ भाग आगामी लेखा अवधि से संबंधित हो, तो ऐसी स्थिति में आगामी वर्ष में निम्नांकित प्रविष्टि होगी। यानी उसका आधा भाग तो करंट से है और आधा भाग नेक्स्ट से है। तो इस संबंध में एंट्री होगी आपकी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट हो जाएगा। यार इनको क्या प्रैक्टिकल करेंगे जब आपका क्लियर होगा। अभी तो इसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल रूप में पढ़ रहे हैं, तो ओनली थ्योरेटिकल रूप में पढ़ रहे हैं समझने के लिए परिभाषाओं के रूप में और एंट्री किस प्रकार से होती है वो पढ़ रहे हैं। जब इनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जब इनका सोल्यूशन करेंगे, जब ही आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। जब तक आपको इनको थ्योरेटिकल रूप में देखें आप। नेक्स्ट बात करें प्रत्यक्ष लेखांकन विधि की, डायरेक्ट अकाउंटिंग मेथड की। तो गत वर्ष की अनुपार्जित आय में से चालू लेखा अवधि से संबंधित आय हेतु एंट्री हो जाएगी आपकी अनअर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। यदि गत वर्ष की अनुपार्जित आय का संबंध चालू वर्ष के अतिरिक्त आगामी लेखा अवधि से भी है तो अवधि से संबंधित आय की चालू वर्ष में कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि आगामी लेखा अवधि से संबंधित शेष उपयुक्त के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें आपका पूंजी पर ब्याज की। किस पे बात करें? पूंजी पर ऊपर पढ़ चुके हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का कैसे किया जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी बकाया खर्चे हैं उनका किस प्रकार समायोजन किया जाता है, अकॉर्ड इनकम का कैसे करते हैं और अर्नड इनकम का कैसे करते हैं। और अभी आपका यह है पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए लेखांकन की जो प्रत्यक्ष सेपरेट एंटिटी सिस्टम होती है, व्यापार एक तरीके से स्वामी तथा व्यापारी का जो अस्तित्व होता है वो अलग अलग होता है। सेपरेट एंटिटी सिस्टम यानी प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा के अनुसार तो व्यापारी द्वारा, तो इसमें पहले पढ़ते हैं कि लेखांकन की प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा के अनुसार स्वामी द्वारा विनियोजित पूंजी पर व्यापार द्वारा ब्याज दिया जाता है। यानी लेखांकन की प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा के अनुसार जो विनियोजित पूंजी की जाती है व्यापारी द्वारा, तो व्यापार द्वारा उस पर व्यापारी को एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। अब इस संबंध में एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर व्यापारी द्वारा लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जा रहा हो तो पूंजी पर ब्याज को P&L अकाउंट के स्थान पर लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाना चाहिए। इसमें एक नोट दे रखा है, सामान्यतः प्रत्येक व्यापारी P&L अकाउंट तैयार करता है, लेकिन अगर व्यापारी द्वारा P&L एप्रोप्रिएशन यानी P&L लाभ हानि नियोजन खाता अगर वो बनाता है तो उस संबंध में जो पूंजी पर ब्याज प्राप्त होता है उसको P&L अकाउंट के स्थान पर लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाना चाहिए। तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी। अगर आपका केवल P&L अकाउंट है तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। अगर आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी आपकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो इंटरेस्ट की राशि है वो। अब इसमें नोट दे रखा है व्यापारी को देय होने के कारण पूंजी पर ब्याज की राशि को बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में पूंजी में जोड़कर दिखाते हैं। देखिए साथियों, जो भी आपकी कैपिटल होती है, आपकी जो लायबिलिटीज होती है वो एक तरह से लायबिलिटी साइड में आती है, ठीक है। अब जो आप पूंजी पर ब्याज है वो एक तरह से व्यापार का दायित्व है कि व्यापारी को चुकाना पड़ेगा। तो उस संबंध में जो बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में जो कैपिटल होती है उसमें जोड़कर उसको दिखाते हैं, ठीक है। आपके पूंजी पर ब्याज के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट करेंगे फिर क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, अगर इसको थोड़ा लंबा खींचेंगे तो आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, थोड़ा आप डरनेस महसूस करेंगे। तो इसको 3-4 टुकड़ों में पढ़ाएंगे, आपको प्रत्येक मद के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से प्रत्येक मद को या प्रत्येक मद का सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट आपका आहरण पर ब्याज या इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स, यानी आहरण पर ब्याज क्या होता है। देखिए जो व्यापार में पूंजी नियोजित या विनियोजित की जाती है, इन्वेस्टेड की जाती है व्यापारी द्वारा, अब उस पर कई बार व्यापारी द्वारा या तो नकद आहरण कर लिया जाता है या माल का कर लिया जाता है, संपत्तियों को कर लिया जाता है या व्यापार की सुविधाओं का उपयोग कर लिया जाता है, वो एक तरीके से आहरण कहलाता है। तो यह व्यापार के लिए एक तरह से आय होती है। तो उस संबंध में जो आहरण किया जाता है व्यापारी द्वारा पृथक अस्तित्व यानी सेपरेट एंटिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो व्यापार तथा व्यापारिक अस्तित्व अलग अलग होता है।
जिस प्रकार से पूंजी पर ब्याज जो व्यापारी द्वारा पूंजी व्यापार में लगाई गई थी, उस पर व्यापार द्वारा व्यापारी को पूंजी पर ब्याज दिया गया है। इसी तरीके से अगर व्यापार से किसी भी संपत्ति का, किसी भी नगद का या माल का या सेवाओं का व्यापारी द्वारा निजी प्रयोग किया जाता है, तो उस संबंध में व्यापार द्वारा व्यापारी द्वारा व्यापारी से यानी व्यापार द्वारा व्यापारी से एक निश्चित दर से ब्याज वसूल किया जाता है या सेवा शुल्क वसूल किया जाता है। अब इसमें एंट्री हो जाएगी आपकी, ये व्यापार के लिए एक तरह से आय होती है, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स, ठीक है। या फिर आय प्राप्त होने पर आपकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट, यानी जो पहले था आपने इसको जो ड्यू की एंट्री की थी ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को सीआर किया था, और जब आय प्राप्त होती है आपकी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स अकाउंट यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। पहले इसको सीआर किया था ड्यू होने पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स अकाउंट को, और जब राशि प्राप्त होगी तो उस समय में एंट्री हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल या पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अगर आपने पीएनएल अकाउंट बना रखा है तो पीएनएल का नाम आ जाएगा, अगर आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का नाम इसमें आ जाएगा, यानी पीएनएल के जो डेबिट साइड है उसमें इसकी एंट्री कर देंगे, क्योंकि ड्राइविंग से हमेशा आहरण पीएनएल के डेबिट साइड में आता है क्योंकि खर्चा है। नोट, अब इसमें एक नोट है, व्यापार के स्वामी द्वारा देय होने के कारण इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है। यानी जो ड्राइविंग्स होता है तो व्यापार के स्वामी द्वारा देय होने के कारण इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, यानी क्योंकि व्यापारी का दायित्व होता है कि जो ड्राइविंग्स किया गया है उस पर एक निश्चित दर से ब्याज चुकाया जाता है व्यापारी द्वारा व्यापार को, तो इस संबंध में व्यापारी का दायित्व होता है, तो दायित्व पक्ष में पूंजी में से घटाकर इसको दिखाते हैं। हाँ, ठीक है, तो आपका ये 10 नहीं लगभग 6-7 7 के लगभग मदों को हल कर चुके हैं, और जो बाकी मदें हैं आपकी 15-16 उनको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से या तो एक पार्ट में या 2 पार्ट में उनको पढ़ेंगे। ठीक है।